तियानलांग शहर में कई अपराधी परिवारों की लड़कियों को सैनिकों के सामने खड़ा किया गया है। उन्हें कहा जाता है कि अब वे राजधानी की अमीर बेटियों जैसा घमंड छोड़ दें। आज सेना में पत्नियां चुनने का दिन है। बाहर खड़े लोग या तो युद्ध में घायल हुए सैनिक हैं या ऐसे जवान हैं जिन्होंने बड़ी सेवा की है लेकिन शादी के लिए पैसे नहीं हैं। अगर किसी लड़की को कोई नहीं चुनता तो रात में उसे दूसरे काम के लिए ग्वानियांग भेज दिया जाएगा। इन लड़कियों में सू छिंग भी खड़ी है। 1 महीने पहले वो आधुनिक दुनिया में पारंपरिक स्नैक्स बनाने का काम करती थी। कार एक्सीडेंट के बाद वो दायांग राजवंश की इस दुनिया में आ गई। अब वो अपराधी घोषित किए गए एक बड़े परिवार की बेटी है जिसे परिवार के गुनाहों की वजह से सीमा पर भेज दिया गया है। सीमा पर आकर उसने बहुत जल्दी समझ लिया कि यहाँ आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। सेना के लोग लड़कियों को देखकर उनकी जांच कर रहे हैं। कोई उनकी शक्ल देख रहा है, कोई उनके शरीर और काम करने की ताकत का अंदाजा लगा रहा है। सू छिंग जानती है कि सैनिक सिर्फ लड़कियों को चुन नहीं रहे। अपराधी लड़कियां भी 12 तायल चांदी देकर अपना पति चुन सकती हैं। उसके पास माँ का दिया हुआ जेड पेंडेंट है, वही उसकी आखिरी कीमती चीज है। वो पेंडेंट देकर 12 तायल चांदी लेती है। सू छिंग सोचती है कि किसी जानवर की तरह किसी के चुने जाने का इंतजार करने से अच्छा है कि वो खुद ऐसा आदमी चुने जो उसे बचा सके। वो एक ऐसे सैनिक को देखती है जो ताकतवर है, लड़ना जानता है और सबसे अलग खड़ा है। उसके पास कोई लड़की जाने की हिम्मत नहीं करती। सू छिंग को यही आदमी सही लगता है। मैनेजर उससे पूछता है कि वो किसे चुनना चाहती है। सू छिंग सीधे उस आदमी की तरफ इशारा करके कहती है कि वो उसी को चुनेगी। लोग हैरान रह जाते हैं। वो आदमी लू झान है, तियानलांग शहर की वैनगार्ड बटालियन का कैप्टन। लोग उसे जिंदा शैतान कहते हैं। कहा जाता है कि उसने कई लोगों को मारा है और अपने अफसरों तक से लड़ चुका है। सबको लगता है कि इतनी नाजुक दिखने वाली लड़की उसके साथ एक रात भी नहीं बच पाएगी। सू छिंग लू झान के सामने खड़ी होकर साफ कहती है कि अब से वो उसका पति है और वो उसकी चुनी हुई पत्नी है। लू झान उसे चेतावनी देता है कि अगर रास्ते में वो मर गई तो वो उसे दफनाने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। लेकिन सू छिंग को पहले से पता है कि लू झान का चेहरा भली ही खतरनाक हो, वो औरतों की रक्षा करने वाला आदमी है। लू झान उसे अपने घर ले जाता है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बस आधी बोरी फफूंद लगी शकरकंद की मोटी पिसी हुई सामग्री और कोने में थोड़ा सा सुअर का घी बचा है। लू झान कहता है कि उसके घर में बेकार लोगों के लिए जगह नहीं है। सू छिंग घबराने के बजाय पूछती है कि क्या घर में आटा है। वो तय करती है कि इसी सामान से खाना बनाएगी। लू झान कहता है कि वो सेना के काम से जा रहा है और रात को शहर के बाहर से लकड़ी लेकर आएगा। उसे भरोसा है कि राजधानी की ये नाजुक लड़कियां चूल्हा तक नहीं जला सकती। सू छिंग उसके जाते ही घर का काम शुरू कर देती है। वो खराब शकरकंद के आटे को छानती है, साफ करती है और उसमें मौजूद खराब हिस्से अलग करती है। फिर बचे हुए घी और मसालों से गर्म खट्टे तीखे नूडल्स तैयार करती है। शाम को लू झान लौटता है। सू छिंग उसे हाथ धोने के लिए कहती है और खाना परोसती है। वो बताती है कि ये उसी खराब आटे से बना है। वो कहती है कि थोड़ी समझदारी से बेकार चीज भी खाने लायक बन सकती है। लू झान पहले शक करता है। वो कहता है कि अगर खाना खाने लायक है और जहरीला नहीं है तो ठीक है। खाना चखने के बाद वो चुप रहता है, मगर वो सब खा लेता है। सू छिंग उससे आंगन में पड़ा पुराना टूटा हुआ ठेला मांगती है। लू झान को शक होता है कि शायद वो भागने के लिए ठेला चाहती है। सू छिंग कहती है कि वो भाग नहीं रही, वो वैनगार्ड कैंप के बाहर खाना बेचने का स्टॉल लगाएगी। लू झान तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि कैंप के बाहर बदमाश और खतरनाक लोग घूमते हैं, वहां अकेली औरत जाना सुरक्षित नहीं है। सू छिंग समझाती है कि उसके पास मौजूद आटे से 10 कटोरे गर्म खट्टे तीखे नूडल्स बन सकते हैं। इतनी ठंड में रात की गश्त करने वाले सैनिक गर्म खाना जरूर खरीदेंगे। वो 1 कटोरा 5 तांबे के सिक्कों में बेचेगी। वो लू झान से पूछती है कि क्या वो हर दिन उसे वही फफूंद लगा आटा खिलाना चाहता है। लू झान कुछ नहीं कहता और ठेले का टूटा पहिया ठीक करने लगता है। रात में वो ठंड के बीच पहिया ठीक करता है। अगले दिन सू छिंग ठेला लेकर कैंप के पास पहुंचती है। वहां पैनकेक बेचने वाला मोटा वांग उसे देखकर मजाक उड़ाता है। वो पूछता है कि क्या कल ही भेजी गई अपराधी लड़की को घर से निकाल दिया गया है। उसके साथी कहते हैं कि उसकी नाजुक हालत देखकर लगता नहीं कि वो भारी कड़छी भी उठा पाएगी। सू छिंग अपना चूल्हा जलाती है और नूडल्स बनाने लगती है। उबलते मसालेदार शूरबे की खुशबू फैल जाती है। आसपास बैठे सैनिक खुशबू सूंघकर उसके ठेले की तरफ आने लगते हैं। एक आदमी पूछता है कि वो क्या बेच रही है। सू छिंग बताती है कि ये उसका सीक्रेट रेसिपी शकरकंद का गरम खट्टा तीखा नूडल है, जिसकी कीमत 5 सिक्के हैं। वो कहती है कि पहले खाकर देखो, अगर शरीर गर्म ना हो तो पैसे मत देना।
मोटा वांग हंसकर कहता है कि 5 सिक्के बहुत ज्यादा हैं। उसके पैनकेक 1 सिक्के के हैं और आधे दिन तक पेट भर देते हैं। वो सूचिंग के नूडल्स में मांस ना होने का भी मजाक उड़ाता है, लेकिन एक सैनिक कहता है कि वो 1 कटोरा खाकर देखेगा। वो नूडल्स खाता है और तुरंत खुश हो जाता है। उसे गर्माहट और स्वाद दोनों मिलते हैं। वो कहता है कि 5 सिक्के पूरे वसूल हैं। ये सुनकर दूसरे सैनिक भी कटोरे मांगने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सूचिंग के आसपास भीड़ लग जाती है। सभी अपना नंबर लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक आदमी बिना पैसे दिए कटोरे लेने की कोशिश करता है। वो सूचिंग को कहता है कि वो रोज उसके लिए खाना बनाए और बदले में वो बाहर उसकी रक्षा करेगा। तभी लू झान वहां पहुंचता है। वो उस आदमी को हटने के लिए कहता है और बाकी नूडल्स खरीदने की बात करता है। सूचिंग लू झान को भी नियम मानने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर उसे खाना चाहिए तो लाइन में लगना होगा। लू झान उसे घर चलने को कहता है। सूचिंग ने उस दिन 50 से ज्यादा सिक्के कमा लिए होते हैं। रास्ते में लू झान सोचता है कि शायद वो इस पैसे से मेकअप या नए कपड़े खरीदेगी, लेकिन सूचिंग उसे मांस की दुकान पर रुकने को कहती है। वो महंगा मांस नहीं खरीदती, वो साफ किए गए हड्डियों के ढेर की कीमत पूछती है। दुकानदार कहता है कि ये ऐसी हड्डियां हैं जिन्हें कुत्ते तक नहीं खाती, इसलिए इनके पैसे नहीं लगते। सूचिंग फिर भी उन्हें सस्ते में खरीदती है। वो दुकानदार से मोलभाव करके 2 सिक्कों में हड्डियां ले लेती है। लू झान उसे ध्यान से देखता है। उसे समझ आता है कि ये लड़की गरीबी से शर्मिंदा होकर रो नहीं रही, बल्कि हर सिक्के का सही इस्तेमाल करना जानती है। घर पहुंचकर सूचिंग हड्डियों का शोरबा तैयार करती है। वो कहती है कि पहले एक ठिकाना चाहिए, फिर ठंड में गर्म खाना चाहिए। जैसे शोरबा धीरे धीरे पककर स्वाद देता है, वैसे ही जिंदगी को भी समय के साथ बेहतर बनाना पड़ता है। लू झान उसे देखता रहता है। वो बाहर से सख्त है, लेकिन सूचिंग की मेहनत उसे पसंद आने लगती है। अगली सुबह सूचिंग के पास पड़ोस की एक औरत घबरा कर आती है। वो बताती है कि कैंप के बाहर पैनकेक बेचने वाला मोटा वांग कई लोगों के साथ बाजार में शकरकंद का आटा खरीद रहा है। वो अच्छी चीज तो क्या, खराब और रेत मिले हुए आटे तक खरीद रहा है। उसका इरादा सूचिंग की सारी सप्लाई रोकने का है। उसने किसी को सूचिंग की नूडल्स वाली रेसिपी की नकल करने के लिए भी लगाया है। पड़ोसन सूचिंग को अपने घर का बचा हुआ अच्छा आटा देने लगती है ताकि वो अपना काम चला सके, लेकिन सूचिंग उसे मना कर देती है। वो कहती है कि वो आटा बच्चों के लिए बचा कर रखे। अगर मोटा वांग शकरकंद का आटा खरीदकर बाजार पर कब्जा करना चाहता है तो वो जितना चाहे खरीद ले। सूचिंग कहती है कि व्यापार में एक ही सामान पर निर्भर रहना सबसे बड़ी गलती होती है। वो अगले दिन नया खाना बनाएगी। अगले दिन मोटा वांग पूरे भरोसे के साथ अपना स्टॉल लगाता है। वो 3 सिक्कों में शकरकंद की नूडल्स बेचने का ऐलान करता है और कहता है कि उसके नूडल्स सूचिंग से 2 सिक्के सस्ते हैं। जब सूचिंग खाली हाथ आती दिखती है तो वो उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि अगर उसके पास आटा नहीं बचा तो वो उसके सामने घुटने टेक दे, वो उसे 2 कटोरे खिला देगा। सूचिंग कहती है कि आज वो शकरकंद के नूडल्स नहीं बेच रही। आज उसके पास हड्डियों के गाढ़े शोरबे और गरम तेल से बने नई नूडल्स हैं। वो 1 कटोरा 6 सिक्कों में बेचने वाली है और सिर्फ 50 कटोरे बनाएगी। मोटा वांग हंस पड़ता है। वो कहता है कि 6 सिक्के का 1 कटोरा बेचकर वो लोगों को लूट रही है। सैनिक पहले मोटे वांग के सस्ते नूडल्स चखते हैं, मगर उसका आटा खराब है, नूडल्स में रेत आती है और लाल तेल कड़वा लगता है। उसी समय सूचिंग अपने नूडल्स पर गरम तेल डालती है। तेल और मसालों की तेज खुशबू फैल जाती है। लोग उस आवाज और खुशबू से उसकी तरफ खिंच जाते हैं। एक आदमी कटोरा खाकर कहता है कि स्वाद बहुत बढ़िया है और 6 सिक्के देना भी कम लगता है। जल्दी ही सूचिंग के 50 कटोरे बिकने लगते हैं। लोग उसे 3-3 कटोरे देने को कहते हैं। मोटा वांग गुस्से में सूचिंग का काम रोकने की कोशिश करता है। वो उसके पास जाकर बहस करने लगता है। तभी लू झान बीच में आता है और उसे रोक देता है। वो मोटे वांग को चेतावनी देता है कि अगली बार वो सूचिंग को परेशान करने की कोशिश न करे। मोटा वांग इतनी बुरी तरह डरता है कि कुछ समय तक अपना हाथ ठीक से नहीं उठा पाता। लू झान को पता चलता है कि मोटा वांग का सबसे बड़ा खरीदार जोशियानलो नाम का बड़ा रेस्टोरेंट है, जिसका मैनेजर चियन वानसान है। चियन वानसान बाजार के कई दुकानदारों को अपने दबाव में रखता है। सूचिंग लू झान का धन्यवाद करती है, लेकिन वो उसे घर की छत की चिंता करने को कहती है, क्योंकि रात में बर्फ पड़ने वाली है। उस दिन सूचिंग कहती है कि वो अगले दिन स्टॉल नहीं लगाएगी। गरम तेल वाले नूडल्स बहुत स्वादिष्ट हैं, मगर रोज बनाने में तेल ज्यादा लगता है और खर्च भी बढ़ता है। वो लू झान के लिए सेना में दोपहर का खाना लेकर जाएगी। लू झान पूछता है कि वो क्या लेकर आएगी। सूचिंग बताती है कि वो रोजियामो बनाएगी, जिसमें गरम रोटी के बीच मसालेदार मांस भरा होगा। अगले दिन वैनगार्ड कैंप में सैनिकों को साधारण और बेस्वाद खाना मिल रहा होता है।
वे शिकायत कर रहे हैं कि 7वीं सेना हमेशा खर्च बचाती है और उनकी तनख्वाह तथा जरूरी सामान काटे जाते हैं। तभी लूझान के पास से मांस की खुशबू आती है। सैनिक देखते हैं कि उसके हाथ में सूचिंग का बनाया हुआ रोजियामो है। कैंप का रणनीतिकार चीशियुआन लूझान से पूछता है कि उसके पास क्या है। वो नियमों का बहाना बनाकर उसका खाना छीनना चाहता है। लूझान कहता है कि अगर उसे खाना नष्ट करना है तो खुद आकर ले ले, लेकिन फिर अपना हाथ बचा पाए तो बचा ले। ची शियुआन रोजियामो की खुशबू से परेशान है। वो सौदा करता है कि अगर लूझान उसे एक रोजियामो देगा तो वो वैनगार्ड कैंप के लिए इस महीने के सर्दियों वाले कपड़े और कोयला दुगुना मंजूर कर देगा। लूझान कहता है कि उसे सिर्फ एक रोजियामो मिलेगा। साथ ही वो चेतावनी देता है कि सूरज डूबने से पहले वैनगार्ड कैंप को एक भी कपड़ा या कोयला कम मिला तो वो ची शियुआन के तंबू में जाकर उसका महंगा फर का कालीन ले जाएगा। ची शियुआन रोजियामो खाकर खुश हो जाता है और वादा निभाता है। कैंप के सैनिकों को जरूरी सामान मिल जाता है। वे समझते हैं कि सूछिंग की एक रोटी ने उनके लिए दुगुना सामान निकलवा लिया। उधर जूशियानलो का मैनेजर चियन वानसान बहुत गुस्से में है। उसके आदमी बताते हैं कि सूछिंग ने एक नया गरम तेल वाला नूडल बनाया और सारे ग्राहक खींच लिए। साथ ही लूझान उसकी स्टॉल की रक्षा कर रहा है। चियन वानसान कहता है कि लूझान पहले ही सीमा पर भेजा गया एक बदकिस्मत कैप्टन है, फिर भी वो उसकी व्यापार के रास्ते में आ रहा है। चियन वानसान फैसला करता है कि वो सूछिंग को बाजार से सामान नहीं लेने देगा। वो पश्चिमी बाजार के कसाईयों, अनाज बेचने वालों और सब्जी वालों को धमकी देता है कि जो भी सूछिंग को अच्छा आटा, अच्छा मांस या एक अच्छा हरा प्याज भी बेचेगा, जूशियानलो उसके साथ व्यापार बंद कर देगा। उसका इरादा है कि सूछिंग एक दाना तक न खरीद सके। सूछिंग बाजार में मांस खरीदने पहुंचती है। कसाई उसे बताता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, मगर चियन वानसान के डर से उसे अच्छा मांस नहीं बेच सकता। सूछिंग कहती है कि उसे अच्छे मांस की जरूरत नहीं है। वो दुकान के पीछे रखे 3 बड़े टब देखती है जिनमें सूअर के अंग पड़े हैं। कसाई कहता है कि ये गंदा सामान है जिसकी बदबू आती है और जिसे लोग फेंक देते हैं। सूछिंग सारे टब सिर्फ 50 सिक्कों में खरीद लेती है। वो कहती है कि अब से कसाई के पास जो भी ऐसा बचा हुआ सामान होगा वो सब लेगी। उसका इरादा साफ है। चियन वानसान अगर उसे महंगे और अच्छे सामान से रोकना चाहता है तो वो सबसे घटिया समझे जाने वाले सामान से ऐसा खाना बनाएगी कि पूरा तियानलांग शहर उसका स्वाद नहीं भूल पाएगा। लूझान घर आकर देखता है कि सूछिंग इन अंगों को साफ कर रही है। वो कहता है कि वो उसे खाना दे सकता है, उसे ऐसी चीजों से काम करने की जरूरत नहीं है। सूछिंग उसे रोक देती है। वो कहती है कि अभी ये चीजें गंदी दिख रही हैं, लेकिन इन्हें उससे मत छीनो। वो जानती है कि इन्हीं से उसका अगला रास्ता खुलेगा। सूछिंग अंगों को बार बार साफ करती है, मसालों के साथ पकाती है और गाढ़े शोरबे में धीमी आंच पर उबालती है। वो सूअर की आंतें, पैर और दूसरे हिस्सों से नया पकवान बनाती है। अगले दिन वो फिर स्टॉल लगाने निकलती है। जूशियानलो के लोग पहले से वहां खड़े हैं। वे सोचते हैं कि सूछिंग के पास अब कोई अच्छा सामान नहीं बचा और आज वो कुछ नहीं बेच पाएगी। वे उसके सारे सामान पर नजर रखे हुए हैं। जब सूछिंग ढक्कन खोलती है तो उबलते शोरबे की महक फैल जाती है। लोग पूछते हैं कि इतना स्वादिष्ट मांस कौन सा है। जूशियानलो के लोग हंसकर कहते हैं कि ये तो सूअर के बेकार अंग हैं जिन्हें लोग कुत्तों के लिए नाली में फेंक देते हैं। वे सबको डराते हैं कि कोई इसे ना खाए। तभी कैंप का ची शियुआन वहां पहुंचता है। उसे वही खुशबू पहचान में आती है। वो कटोरा मांगता है और ऊपर से ज्यादा शोरबा डालने को कहता है। खाना चखते ही वो कहता है कि ये चिकना होने के बावजूद भारी नहीं है, नरम है और बहुत स्वादिष्ट है। वो इसे किसी कीमती पकवान जैसा बताता है। उसके बाद दूसरे लोग भी डर छोड़कर खाने लगते हैं। सूछिंग इसकी कीमत सिर्फ 2 सिक्के रखती है। लोग कहते हैं कि ये पैनकेक से भी सस्ता है और चावल के साथ खाने के लिए बढ़िया है। थोड़ी देर में उसके सारे कटोरे फिर बिक जाते हैं। चियन वानसान का बाजार पर रोक लगाने का प्लान उल्टा उसी के खिलाफ जाने लगता है। सूअर के अंगों से बना खाना बिकने के बाद सूछिंग समझ जाती है कि सिर्फ सड़क पर स्टॉल लगाने से काम नहीं चलेगा। वो लूझान को लेकर पश्चिमी इलाके की चांगनिंग गली में जाती है। वहां बूढ़े झांग की एक दुकान खाली पड़ी है। बूढ़ा झांग कहता है कि दुकान की जगह बहुत अच्छी है। पहले उसका किराया 3 तायल चांदी महीना था, मगर पिछले किराएदार ने जूशियानलो के मैनेजर चेन वानसान को नाराज कर दिया था, इसलिए उसे बर्बाद कर दिया गया। बूढ़ा झांग बताता है कि चेन वानसान ने धमकी दे रखी है कि जो भी इस दुकान को किराए पर लेगा वो उसके खिलाफ माना जाएगा। अब कोई 1 तायल में भी ये दुकान लेने को तैयार नहीं है।
सूचिंग बिना डरे कहती है कि वो दुकान लेगी। वो 6 महीने का किराया पहले देती है और अपना एक हथियार गिरवी के तौर पर रखती है। बूढ़ा झांग फिर भी उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर सूचिंग कहती है कि उसे चेन वानसान से डर नहीं लगता। लू झान उसके फैसले को देखता रहता है। सूचिंग दुकान का नाम रखती है बनरीशियन, यानी आधे दिन का सुकून। वो कहती है कि चेन वानसान ने अगर बाजार से उसका सामान रोकने की कोशिश की है तो वो उन्हीं सस्ते सामानों से तियानलांग शहर का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट बनाएगी। लू झान की बटालियन के लोग सूचिंग के लिए चूना, कपड़े, नई मेजें, कुर्सियां और बेंचें लेकर पहुंचते हैं। वे दुकान साफ करने और सजाने में मदद करते हैं। कोई पूछता है कि रेस्टोरेंट कब खुलेगा। उसी समय खबर मिलती है कि जूशियान लो ने पूरे बाजार में लोगों को डरा दिया है। उसने कह दिया है कि बनरीशियन के खुलने वाले दिन जो भी ग्राहक वहां जाएगा उसे जूशियान लो में खाना नहीं मिलेगा। सूचिंग कहती है कि दुकान अगले ही दिन खुलेगी। अगर चियान वानसान उसका तमाशा देखना चाहता है तो वो उसे बड़ा तमाशा दिखाएगी। लू झान पूछता है कि वो क्या बेचेगी। अच्छे मांस और सब्जियों के बिना सिर्फ सूअर की आंतें अमीर व्यापारियों और सैन्य अफसरों को मुख्य पकवान के रूप में शायद पसंद न आए। सूचिंग कहती है कि बर्फ वाले दिन लोगों को ऐसा खाना चाहिए जिसे खाते हुए पसीना आ जाए और वे रुक ना सकें। वो मोटे अनाज को बार बार पीसती है, छानती है और उससे नूडल्स बनाती है। फिर हड्डियों की गाढ़ी शोरबे, मसालों और तेल से हॉटपॉट तैयार करती है। अगले दिन बनरीशियन खुलता है। शुरुआत में गली खाली है क्योंकि लोग जूशियान लो से डर रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट के भीतर से मसालेदार शोरबे की खुशबू बाहर आने लगती है। लोग रुकते हैं और पूछते हैं कि ये इतनी तीखी और स्वादिष्ट खुशबू कहाँ से आ रही है। सूचिंग ग्राहकों को बताती है कि उसके यहाँ सीक्रेट बोन ब्रॉथ, मसालेदार हॉट पॉट और सींखों वाला खाना है। हर सींख सिर्फ 1 सिक्के की है। मांस हो या सब्जी, दाम एक ही है। ग्राहक अपनी पसंद की सीख लेते हैं और उबलते शोरबे में पकाते हैं। जितनी सीख खाएंगे उतने पैसे देंगे। शोरबा मुफ्त है। लोग पहले 10 सीख मांगते हैं, फिर स्वाद आने पर 30 और 50 सीख तक मांगने लगते हैं। दुकान की 9 हॉट पॉट जगहें भर जाती हैं। सूचिंग के लोग और बर्तन चढ़ाते हैं। जूशियान लो का मैनेजर ये देखकर परेशान हो जाता है। वो शहर के पश्चिमी हिस्से के अफसर को बुलवा देता है और शिकायत करता है कि बनरीशियन लोगों को गंदा खाना खिलाकर जहर दे रहा है। अफसर गार्डों के साथ पहुंचता है और कहता है कि किसी ने शिकायत की है कि सूचिंग गंदे सामान से खाना बना रही है और लोगों को नुकसान हो रहा है। वो हॉटपॉट के बर्तन तोड़ने और सूचिंग को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। लू झान वहां आ जाता है। सूचिंग अफसर से कहती है कि अगर ये खाना जहरीला है तो वो खुद चक्कर साबित करे। अगर आधे घंटे के अंदर उसे कुछ हो जाता है तो वो खुद अपना स्टॉल तोड़वा देगी। अफसर खाना चखने से बचने की कोशिश करता है। सूचिंग कहती हैं कि वो एक सैनिक की पत्नी है और उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दायोंग के सैन्य कानून के अनुसार ऐसे झूठे आरोप लगाने वाले को 80 कोड़े और 3000 ली दूर निर्वासन की सजा हो सकती है। अफसर मजबूरी में सींख चखता है। उसे खाना स्वादिष्ट लगता है और वो बिल्कुल ठीक रहता है। तभी चीशी युआन भी सामने आता है। वो पूरे बाजार को बताता है कि बनरीशियन वैनगार्ड कैंप का तय भोजनालय है। वो कहता है कि उसके सैनिक रोज यही खाना खाते हैं। अगर कोई इसे जहरीला कहता है तो क्या वो ये भी कह रहा है कि वैनगार्ड कैंप के 1 लाख सैनिकों को जहर दिया जा रहा है? ये सुनकर अफसर डर जाता है। लोग चेन वानसान को दोष देते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। उस दिन बनरीशियन में 3800 सींख बिकती हैं। कोयले और मसालों का खर्च निकालकर सूचिंग को 5 ताइल चांदी का साफ मुनाफा होता है। चीशी युआन 2 बड़ी बर्तन मसालेदार बीस भी अलग से मंगवाता है। सूचिंग समझती है कि अब उसका रेस्टोरेंट पश्चिमी बाजार में टिक गया है। चीन वानसान ने उसे बाजार से रोकना चाहा था, लेकिन उसने सबसे सस्ती सामान से अपना रास्ता बना लिया। अब सूचिंग कहती है कि अगला कदम अपनी सप्लाई चेन बनाना है। तियानलोंग शहर सीमा पर है। यहाँ अक्सर पश्चिमी इलाकों और घास के मैदानों से व्यापारी कारवां आते हैं। उनके पास सस्ता और अच्छा गोमांस, मटन तथा अनाज होता है, लेकिन शहर के बड़े व्यापारी उन्हें कम दाम देकर दबाते हैं। सूचिंग तय करती है कि वो सीधे शहर के बाहर जाकर इन कारवां से व्यापार करेगी ताकि बीच के दलालों का दबाव खत्म हो जाए। लू झान अपनी बचत निकालता है। उसके पास 32 ताइल हैं। वो बताता है कि ये उसकी तनख्वाह, दुश्मनों को हराने के बाद मिले सोने के टुकड़े और उसकी जमा पूंजी है। वो इसे अपनी जान बचाने के लिए बचा रहा था। सूचिंग ये पैसा लेने से मना करती है। वो कहती है कि व्यापार वो खुद संभाल सकती है और उसे उसकी जान बचाने वाला पैसा नहीं चाहिए। लू झान कहता है कि पैसा पड़ा पड़ा जंग खाएगा। अगर सूचिंग सप्लाई चेन बनाना चाहती है तो इसे वैनगार्ड कैंप का निवेश समझे।
वो कहता है कि ये पैसा उसकी ढाल होगा और उसकी हिम्मत बनेगा। वो उसे जो चाहिए खरीदने और जो करना हो करने को कहता है। अगर कोई मुसीबत आई तो वो उसके सामने खड़ा रहेगा। सू छिंग आखिरकार पैसा स्वीकार करती है। वो कहती है कि 3 महीने के भीतर वो उसे 2 गुना ब्याज के साथ लौटाएगी। लू जान कहता है कि उसे पैसा वापस नहीं चाहिए, बस वो पूछता है कि रात के खाने में क्या बनेगा। सू छिंग बताती है कि आज वो तीखा हॉटपॉट नहीं बनाएगी। वो लूझान के लिए बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम मीठा खट्टा मांस तथा ताजे उबले बन बनाएगी। उधर चियन वानसान फिर गुस्से में बैठा है। उसके आदमी बताते हैं कि ची शियुआन ने खुद बनरी शियन का साथ दिया है और उसे वैनगार्ड कैंप का तय भोजनालय बता दिया है। चियन वानसान खुले तौर पर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो चोरी से वार करने का फैसला करता है। वो शहर के बाहर रेगिस्तान वाले डाकू शाह लीफेई को बुलाने का आदेश देता है। चियन वानसान कहता है कि सू छिंग शहर के बाहर सामान खरीदने जाएगी। डाकू उसका सारा सामान लूट ले और उसके चेहरे पर भी निशान बना दी। उसका इरादा है कि सू छिंग का व्यापार खत्म हो जाए और वो कभी फिर शहर में सिर उठाकर ना चल सकी। सू छिंग इस बीच एक खास मिठाई बनाती है। उसमें चीनी और घी का इस्तेमाल होता है। वो कुरकुरी, मीठी और पेट भरने वाली होती है। वो कहती है कि ये सिर्फ बेचने के लिए नहीं, बल्कि शहर के बाहर वाले कारवां से संबंध बनाने की चाबी है। उन कारवां को नमक और चीनी जैसी चीजों की जरूरत होती है। सिर्फ पैसे से उनका भरोसा नहीं जीता जा सकता। उन्हें ऐसा सामान दिखाना होगा जिसे वे छोड़ ना सकें। सू छिंग शहर के बाहर कारवां से मिलने निकलती है। लू झान और वैनगार्ड कैंप के सैनिक उसके साथ चलते हैं। वे कहते हैं कि ये सामान्य गश्त है, लेकिन सू छिंग समझ जाती है कि लू झान उसकी सुरक्षा के लिए साथ आया है। वो उसे धन्यवाद कहती है और गाड़ी में बैठ जाती है। शहर के बाहर वे एक कारवां के मुखिया से मिलते हैं। सू छिंग कहती है कि उसने सुना है कि उनके पास बढ़िया मोटी भेड़ें और अच्छा गेहूं है। वो उनका सारा माल लेना चाहती है। कारवां का मुखिया हंसता है। वो कहता है कि उसके पास 20 जिंदा भेड़ें और अच्छा गेहूं है, जिसे तियानलांग शहर का व्यापारी संघ भी आसानी से नहीं खरीद सकता। वो दायोंग के तांबे के सिक्के लेने से मना कर देता है। सीमा के बाहर उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। उसे रेशम या बढ़िया चाय चाहिए। सू छिंग कहती है कि उसके पास रेशम और चाय नहीं है, लेकिन उसके पास घास के मैदान में रहने वालों के लिए उससे भी जरूरी चीज है। वो अपनी बनाई हुई कुरकुरी मीठे पकवान निकालती है। कारवां के लोग उसे चखते हैं। उन्हें उसका स्वाद पसंद आता है। वे कहते हैं कि ये मीठा है, कुरकुरा है और सफर में सूखी भोजन के रूप में बहुत काम आएगा। सू छिंग बताती है कि इस पकवान का नाम गोल्डन सिल्क क्रिस्प है। इसमें चीनी और तेल दोनों होते हैं, इसलिए ये ताकत देता है, पेट भरता है और जल्दी खराब नहीं होता। वो अपने साथ लगभग 30 जिन पकवान लाई है। वो सिर्फ पकवान ही नहीं, उसके लिए चीनी बनाने की विधि भी देने को तैयार है। कारवां का मुखिया रेसिपी सुनकर तुरंत सौदा मान लेता है। वो अपनी भेड़ें और गेहूं सू छिंग को देने पर राजी हो जाता है। लू झान खुश होता है। वो कहता है कि उसकी पत्नी सच में व्यापार चलाना जानती है। सू छिंग का सामान गाड़ी में रखा जाता है और वे लौटने लगते हैं। तभी लू झान को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। आसपास बदबू आती है और कुछ हथियारबंद लोग रास्ता रोक लेते हैं। वे डाकू शाह लीफे और उसके साथी होते हैं। डाकू कहते हैं कि गाड़ी में जो कुछ है वो अब उनका है। वे सू छिंग और सैनिकों को रोकने की कोशिश करते हैं। लू झान अपने लोगों से सू छिंग की रक्षा करने को कहता है। वैनगार्ड कैंप की सैनिक डाकुओं को पकड़ लेते हैं। लू झान शाह लीफे से पूछता है कि उसे किसने भेजा है। शाह लीफे डर कर सच बता देता है। वो कहता है कि जूशियान लो के मैनेजर चियन वॉनसान ने उन्हें 100 ताइल चांदी दी थी। उसका आदेश था कि वे गाड़ी लूट लें और सू छिंग को नुकसान पहुंचाएं। सू छिंग कहती है कि चियन वॉनसान झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर सकता है, इसलिए वे एक गवाह को जिंदा रखेंगी। अब वो चियन वॉनसान को उसके अपने रेस्टोरेंट को धीरे धीरे टूटते हुए दिखाएगी। सू छिंग बनरी शियन में एक बड़ा भोज रखने का फैसला करती है। वो शहर के अमीर व्यापारियों और सैन्य अफसरों को निमंत्रण भेजती है। जूशियान लो में चियन वॉनसान सोच रहा होता है कि डाकू सू छिंग को खत्म कर चुके होंगे। वो इंतजार कर रहा है कि कुछ दिन बाद वो बनरी शियन की दुकान बहुत कम दाम में खरीद लेगा। तभी उसका आदमी घबराकर आता है और बताता है कि बनरी शियन खुला है, सभी बड़े लोगों को बुलाया गया है और वहां पूरे मेमने का भोज रखा गया है। भोज के दिन बनरी शियन में 9 खाने वाले हॉटपॉट और पूरे भुने हुए मेमने की तैयारी होती है। सू छिंग मेहमानों को बताती है कि आज उसका नया हाई एंड भोज है। पतले और कोमल मटन के टुकड़ों को लाल उबलते शोरबे में सिर्फ 7-8 बार डुबोना है, फिर खाना है। वो पूरे भुने मेमने को गॉड ऑफ वॉर रोस्ट लैम कहती है।
मेहमान खाना चखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। चियन वानसान वहां पहुंचकर कहता है कि लोग सूचिंग का खाना ना खाएं। वो आरोप लगाता है कि उसका मांस साफ नहीं है और वो न जाने कहां से लाई है। सूचिंग पूछती है कि क्या त्यानलांग शहर में सिर्फ जूशियानलो का मांस ही असली माना जाएगा। वो बताती है कि ये मटन हुयान कबीले से व्यापार करके लिया गया है। चियन वानसान उस पर चोरी और चालबाजी का आरोप लगाता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले तक जो लड़की सुअर के अंग बेच रही थी वो इतनी बढ़िया भेड़ें कैसे खरीद सकती है। सूचिंग कहती है कि अगर उसे सच चाहिए तो उसे सच मिलेगा। वो बूढ़े छिन को एक कैदी को सामने लाने को कहती है। सबके सामने डाकू शा लीफे लाया जाता है। लोग उसे पहचानते हैं क्योंकि वो शहर के बाहर का वांटेड डाकू है। लूझान उससे पूछता है कि फेंगहुई घाटी में वैनगार्ड कैंप के परिवार पर हमला करने के लिए उसे किसने रखा था और किसने सूचिंग को नुकसान पहुंचाने को कहा था। शा लीफे सबके सामने चियन वानसान का नाम ले देता है। वो कहता है कि चियन वानसान ने उसे 100 ताइल चांदी दिए थे ताकि वो सूचिंग का माल लूट ले। चियन वानसान घबरा जाता है और कहता है कि वो डाकू को नहीं जानता, मगर सबूत उसके खिलाफ हैं। लूझान कहता है कि चियन वानसान ने कुछ पैसे के लिए डाकुओं के साथ मिलकर सैनिक के परिवार के खिलाफ साजिश रची है। गार्ड चियन वानसान और डाकुओं को पकड़ लेते हैं। उन्हें सेना की जेल में पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। चियन वानसान रोकर दया मांगता है और जूशियानलो देने की बात करता है। सूचिंग कहती है कि व्यापार युद्ध जैसा हो सकता है। मुनाफा कमाना गलत नहीं है, लेकिन इंसान को अपने सिद्धांत नहीं छोड़ने चाहिए। वो चियन वानसान से कहती है कि उसे उसका जूशियानलो बहुत घिनौना लगता है। सूचिंग मेहमानों से कहती है कि उन्हें जो परेशानी हुई उसके बदले आज गॉड ऑफ वॉर का पूरा भुना मेमना और सारे 9 खाने वाले हॉटपॉट मुफ्त हैं। मेहमान खुश होकर खाना खाते हैं। कई व्यापारी कहते हैं कि आगे से उनके घर के सारे बड़े भोज बनरी शियेन में ही होंगे। तियानलांग शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट जूशियानलो खत्म हो जाता है और बनरी शियेन की जगह मजबूत हो जाती है। इसके बाद लूझान सूचिंग से पूछता है कि उसकी बॉडीगार्ड वाली तनख्वाह कब मिलेगी। सूचिंग कहती है कि गॉड ऑफ वॉर की तनख्वाह जरूर मिलेगी, मगर साल के आखिर में। अभी दुकान बढ़ रही है और उसे पैसे चाहिए। लूझान कहता है कि अब जब उन्होंने अपना शिकार और अपना इलाका चुन लिया है तो उनके पास बहुत समय है। कुछ समय बाद सूचिंग का रेस्टोरेंट इतना बढ़ जाता है कि शेन परिवार के कारोबार पर असर पड़ने लगता है। शेन परिवार सूखे राशन और बड़े भोज के व्यापार में मजबूत है। उनका मैनेजर सूचिंग से मिलने बनरी शियेन आता है। वो उसके रेस्टोरेंट के खास पकवान मंगवाता है, जिनमें रोस्ट लैम्ब, गॉड ऑफ वॉर वाला पकवान और गोल्डन सिल्क क्रिस्प शामिल हैं। मैनेजर शेन सूचिंग को पहचान लेता है। वो कहता है कि वो पहले बड़े ताइफू परिवार की बेटी थी और अब भी उसके अंदर वही समझदारी है। वो 3000 ताइल चांदी देकर सूचिंग की बीफ फैट बेस और गोल्डन सिल्क क्रिस्प वाली रेसिपी खरीदना चाहता है। साथ ही वो चाहता है कि दुकान शेन परिवार की हो जाए और सूचिंग उनके लिए काम करे। सूचिंग कहती है कि 3000 ताइल बहुत बड़ी रकम है, मगर अगर वो इन रेसिपियों को अपने पास रखे तो 1 साल में आधे दिन के मुनाफे से भी उससे ज्यादा कमा सकती है। वो किसी के अधीन काम नहीं करेगी। मैनेजर शेन उसे चेतावनी देता है कि वो अभी भी निर्वासित अपराधी है और राजधानी में उसके दुश्मन मौजूद हैं। वे किसी शाही अफसर को भेजकर उसका रेस्टोरेंट बंद करवा सकते हैं या उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। लूझान बीच में बोलता है। वो कहता है कि जो भी तियानलांग शहर आकर उसकी पत्नी को हाथ लगाएगा, उसके सैनिक उसे जवाब देंगे। मैनेजर शेन समझ जाता है कि सूचिंग के पास मजबूत सहारा है। वो रेसिपी खरीदने की बात छोड़कर साझेदारी का नया प्रस्ताव देता है। वो कहता है कि सर्दियों के बाद राजधानी के अमीर लोगों को भी कोई नया पकवान चाहिए होगा। वो सूचिंग के पकवान राजधानी तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन गोल्डन सिल्क क्रिस्प नमी में खराब हो सकता है और इतनी दूर की यात्रा के लिए सही नहीं है। वो सूचिंग से ऐसा पकवान बनाने को कहता है जो गाड़ी में आधा महीना रहने के बाद भी टूटे नहीं, स्वाद न खोए और दिखने में भी अच्छा हो। शेन परिवार कच्चा सामान और ढुलाई का खर्च उठाएगा। मुनाफा आधा आधा बांटा जाएगा। बदले में शेन परिवार राजधानी में सूचिंग के दुश्मनों से उसे बचाने में मदद करेगा। सूचिंग कहती है कि 3 दिन बाद मैनेजर शेन नया पकवान जांच सकता है। अगर वो पसंद ना आया तो वो हॉटपॉट की रेसिपी दे देगी। अगर वो राजधानी में सफल हुआ तो शेन परिवार उसे राजधानी तक पहुंचने का रास्ता देगा। लूझान पूछता है कि ऐसा कौन सा पकवान होगा जो आधा महीना खराब ना हो। सूचिंग कहती है कि उसे व्यापार की मुश्किलें समझ में नहीं आएंगी। वो उसे 10 जिन मूंग दाल, 1 जिन घी और 10 अच्छे ऑयल पेपर लाने को कहती है।
वो कहती है कि इन्हीं साधारण चीजों से वो राजधानी की अमीरों की जेब तक पहुंचने वाली है। लूझान मजाक में कहता है कि वो फिर उसे सामान लाने भेज रही है, इसलिए दाम दुगना होंगे। सूचिंग कहती है कि राजधानी में उसके दुश्मन अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वो सीमा पर मर जाए, मगर वो सिर्फ जिंदा रहने वाली नहीं है, वो अपने खाने के जरिए वापस राजधानी तक पहुंचने वाली है।